हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2022 के कुछ क्वेश्चन आंसर यानी साइंस के कुछ पेपर हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे 22 दिसंबर 2021 के साइंस के क्वेश्चन आंसर को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पदार्थों के गुण धर्मों और पदार्थ के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। यानी एक तरफ क्या दिया हुआ है, हमें सामग्री दी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दूसरी तरफ उनका उपयोग की ऐसे जो पदार्थ होते हैं कि जैसे अघातवर्धक हो गया, उच्च गलनांक वाला कोई पदार्थ है, उसका कहाँ उपयोग होता है। उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक होता है, उसका कहाँ उपयोग किया जाता है, उनको हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया, अघातवर्धक, यानी जिसको पीटने पर वो बिल्कुल बारीक जैसा हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ को कहाँ उपयोग किया जाएगा? ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाएगा भोज्य सामग्री को लपेटने में। जो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो फॉइल होता है, वो बिल्कुल पतली सी पन्नी होती है, यानी उसको क्या किया, मोटी परत को क्या आघात कर करके क्या किया गया, पतला किया गया है। यानी ऐसा पदार्थ कहाँ उपयोग किया जा रहा है? भोज्य सामग्री को लपेटने में किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उच्च गलनांक वाला जो पदार्थ होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? उच्च गलनांक यानी जिसका गलनांक बिंदु, गलने वाला जो पॉइंट है, इतना उच्च है कि इतना तापमान हमें उसको देना पड़ेगा तभी वो गलेगा। ऐसे पदार्थ का उपयोग कहाँ किया जाएगा? ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाएगा सांद्रित्रों के तापन हेतु। यानी कोई पदार्थ है, वो अगर उसका गलनांक गलेगा नहीं, तभी तो हम उसमें कोई चीज रख के गर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बर्तन वगैरह ले लीजिए किचन में, उनका जो धातु होती है उसका गलनांक उच्च होता है, तभी तो वो तो नहीं, पर उसके अंदर जो सामान यानी जो हम बनाते हैं वो अच्छे से बन जाता है, गल जाता है, क्योंकि उनका गलनांक कम है। पर उनकी जो धातु यूज की हुई है, जैसे एल्यूमिनियम यूज की होती है, कहीं पे मेटल वगैरह जो भी है वो यूज की हुई है, वो उनका गलनांक क्या है, उच्च है, क्योंकि वो उच्च गलनांक, उनका जो तापमान रहेगा गलने का वो उच्च रहेगा। ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाएगा सांद्रित्रों के तापन हेतु। ठीक है, यानी दो को मिलाया है हमने पांच से। ठीक है, अब तीन क्या दिया, उष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक होगा, जो उष्मा को भी क्या अपने से प्रवाह होने देगा और विद्युत का भी प्रवाह होने देगा। तो विद्युत का प्रवाह कहाँ होता है? लकड़ी में से आपको पता है नहीं होता, कागज में से नहीं होता, वाटर में से भी हो जाता है और मेटल में से विद्युत का प्रवाह होता है। तो क्या कहाँ किया जाता है इनका उपयोग? सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। यानी जो सेल हम यूज करते हैं उसमें विद्युत या उष्मा का प्रभाव हो रहा है, तभी तो हम उसको यूज करें। तो क्या है वो? उष्मा और विद्युत के सुचालक है। ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा? जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे उनका उपयोग किया जाएगा सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में। जो कैथोड एनोड वाले होते हैं उनमें यूज किया जाता है इनका। ठीक है, अब चार पे क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग परबल। स्ट्रॉन्ग और जो परबल होगा उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? उसका प्रयोग किया जाएगा सेतु निर्माण में। यानी जो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो उसको क्या ब्रिज बनाने में उपयोग कर पाएंगे हम। अगर वो कच्चे मतलब मजबूत नहीं होगा तो ब्रिज बनाने में क्या उपयोग किया जाएगा? कुछ टाइम बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? मजबूत चीज ही वहां पे लेनी है सेतु निर्माण में। ठीक है, तो डी मिल जाएगा दो से। ई में क्या है, उच्च उष्मा प्रसार गुणांक, यानी जो क्या है, जिसका प्रसार यानी फैलने का जो क्या है गुणांक है, बिंदु है, वो उच्च है। ऐसा क्या होता है, ऐसे का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? थर्मामीटर में। जैसे ही हमारी बॉडी का तापमान आपको लगता है कि ज्यादा हो गया, जैसे थर्मामीटर हमारे पास में लाते हैं, ठीक है, हम लेते हैं थर्मामीटर को चेक करने के लिए कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जो उसके अंदर पारा यूज किया जाता है, मरकरी को यूज किया जाता है, क्योंकि उसने उष्मा को ग्रहण किया और वो फैल गया। यानी उच्च उष्मा प्रसार गुणांक होगा, उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? थर्मामीटर में किया जाएगा। ठीक है, तो हमने मिला दिया। यानी अघातवर्धक को कहाँ मिला है? भोज्य सामग्री को लपेटने, यानी ए को मिलाया है तीन से। ए का जो तीन दिया सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। और बाकी हमने जो मिलाया है वो भी देख लीजिए। उच्च गलनांक को मिला है सांद्रित्रों के तापन हेतु, यानी बी में आएगा पांच। सी में क्या मिलाया हमने? एक।
जो सुचालक होंगे वो इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। डी जो प्रबल होगा वो सेतु निर्माण में। और लास्ट क्या है, उच्च ऊष्मा प्रसारण का जो कहाँ किया जाएगा, थर्मामीटर में। यानी सी ऑप्शन राइट रहेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले विटामिन, विटामिन क्या काम करता है, विटामिन क्या होता है, जिससे हमारे हम बीमार हो जाते हैं तो हमसे मतलब बीमारी को दूर भगाने के, या हमारे पास में बीमारी ना आए, उसके लिए हमें विटामिन चाहिए होते हैं। यानी विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, एक बात ये ध्यान रखिए, विटामिन हमारे शरीर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देते हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन है एक ग्रोथ यानी बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। तो विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा में हेल्प करता है। ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से जो होता है, जिसे रतन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो हमारी दृष्टिहीनता है, वो किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित है। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया, जैसे B1 B2 B3 B5 7 9 और 12, एक कॉम्प्लेक्स, यानी एक नहीं है ये बी, बी कई रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको एक बी कॉम्प्लेक्स के रूप में बताया जाता है। विटामिन सी आपको पता है सबको, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सकरवी, जो मसूड़ों से खून वगैरह आता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों से लिया जाता है विटामिन सी। और विटामिन जो डी होता है, वो की बोलते हैं कि जो सन की लाइट में हम बैठ जाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो विटामिन डी ले रहे हैं। विटामिन डी क्या होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी क्या होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई से जनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है। और विटामिन जो के होता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। यानी विटामिन के अगर हमारे अंदर है तो रक्त का थक्का बनेगा, अगर कम है तो नहीं बनेगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि विटामिन, ऐसे विटामिन बताने हैं जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, वो विटामिन हमें बताने हैं। तो सी आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी खट्टे फलों में पाया जाएगा, यानी जूस। तो आपको पता है ये पानी में घुल जाता है, किसमें घुल जाएगा, पानी में। जल में घुलनशील है विटामिन सी, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। और इसके साथ ही जो बी पाया जाता है कॉम्प्लेक्स के रूप में, वो भी जल में घुलनशील है। अब बच गया हमारा विटामिन ए बच गया, और कौन सा बच गया, डी बच गया, ई बच गया, के बच गया। वो किस में घुलनशील है, वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी ये जो विटामिन है, ये किस में घुलनशील है, ये है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। ए तो है, ठीक है, वसा में है, पर बी नहीं है, तो ये वैसे कट गया। अब तीसरे ऑप्शन में क्या दे दिया, ए भी दिया, डी भी दिया और ई भी दिया। तो ये जो आएगा वो किस में घुलनशील हो जाएगा, हमारा वसा में घुलनशील विटामिन आएगा, जो ए है, डी है, ई है और के भी बोल सकते हैं आप इसमें। इसमें ए तो दे दिया पर सी दे दिया, तो सी जल में घुलनशील है, तो ये यानी सी ऑप्शन राइट रहेगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन पौधे में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया की सही प्रकार से व्याख्या करता है। पहला है वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों द्वारा जल का निष्कासन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। आपने देखा होगा पौधे की पत्तियां ऊपर छोटी छोटी बूंदे से रहती है, तो क्या कर रही है, वो वाष्पोत्सर्जन, जल को बाहर निकाल रहा है। पौधे की जो जड़ें हैं वो जमीन से, मिट्टी से क्या कर रही है, पोषक तत्व और जल को अवशोषित करती है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। पर जितना जल उनको जरूरी होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं पत्तियां, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती है। और जो जल उनको नहीं चाहिए होता है वो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उससे जो पौधा होगा वो ठंडा होगा। आपने देखा होगा जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारा शरीर एकदम ठंडा ठंडा महसूस करता है, तो वो ही हल्का पौधों का भी है। तो पत्तियां जो वाष्पोत्सर्जन करेगी तो वो ठंडा होगा। ठीक है। पत्तियों तक जल तक खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है, जो ये वाष्पोत्सर्जन की जो ये क्रिया होती है, ये बात भी ठीक है। यह पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में भी मदद करता है, जो वाष्पोत्सर्जन है, इससे क्या होगा, वातावरण सही होगा, गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो सही से होगा। यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो तीनों ही ठीक है, तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन राइट रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है।
एक जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनमें पत्तियां क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पहले ही जल की कमी है। अगर पत्तियों द्वारा जल और निष्कासित कर दिया जाएगा तो और कमी आ जाएगी। इसलिए जो मरुस्थल के पौधे पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियां वो लगभग कांटों के रूप में रहती है, क्योंकि उनको उसी इन्वायरमेंट में रहना है, तो वो अपना जो पौधा है वो उसी हिसाब से पत्तियां रखता है। ठीक है, ताकि कम से कम क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन राइट। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है क्वेश्चन 4 नंबर? किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है आपको। पहला कथन क्या दिया? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा है, दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दाब आखिर होता क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो दाब क्या होगा? एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो ये दाब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बल के तो क्या है, ये जो दाब है ये समानुपाती है, और क्षेत्रफल पर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब इससे हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक रहता है वो न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम मीटर स्क्वायर लेते हैं तो दाब का जो मात्रक आया है, जो यूनिट आई है वो क्या आई है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गई? यूनिट आ गई। बल की क्या रहती है? न्यूटन रहता है। और दाब की क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर हो गई। और क्षेत्रफल के तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती दाब। और बल के क्या होता है? समानुपाती। अगर हम इस दिशा में दाब लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? दाब क्या होगा? इसकी जो दिशा रहेगी वो सेम रहेगी। जिस क्षेत्र में बल लगाएंगे दाब भी उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में महसूस होगा, विपरीत नहीं होती। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत नहीं होती, क्या होती है? समान होती है, उसी दिशा में होती है, अनुदिश बोल सकते हैं आप इसको। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी फर्स्ट तो राइट है इसमें। दाब और बल का जो मात्रक है वो एक ही होता है? नहीं, दोनों क्या है? अलग अलग है। अगर एक ही होगा तो इनको अलग क्यों बोलते हैं? एक ही बोल देते। ठीक है, दाब क्या है? एक अदिश राशि है, यानी दाब के साथ कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, किसी भी क्षेत्र में लग सकता है। और बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसके साथ यानी इसके परिणाम के साथ दिशा का भी हमें पता चलता है कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। बल एक सदिश राशि है और जो दाब है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें जो फर्स्ट है यानी ए ही है वो एक ठीक है, बाकी दोनों इसमें गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो ओनली ए दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया है। पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया, यानी उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको काट लिया है, डंक जैसा उसको महसूस हुआ। उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ दिया। यानी जहां उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे खुजली आ रही है, वहां पत्ती को तोड़ा और उसका रस उस पे घिस दिया ऐसे। उस डंक की तब पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रम से क्या हो सकती है? कि जैसे ही उसको लगा कि उसको किसी ने काटा है, तो वो क्या हो सकता है? अम्ल हो सकता है, तो उससे उसको क्या होगी? खुजली आने लगी। और इसके विपरीत जैसे ही पत्ती का रस उसके ऊपर लगा तो खुजली बंद होगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय हो। ठीक है, पत्ती की जो प्रकृति है वो क्षारीय रहेगी। तो क्या कर दिया? पहले अम्ल ज्यादा हो गया था, पर जैसे ही उसके ऊपर क्षार डाला गया,
तो दोनों ने एक दूसरे को संतुलित कर दिया, यानी उदासीन हो गए। जो अम्लीय प्रभाव ज्यादा हो गया था, उसको जैसे ही क्षार के संपर्क में आया वो, तो क्षार और अम्ल एक दूसरे को संतुलित कर लिया। तो क्या हो गया, वो खुजली आनी बंद हो गई। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए। जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए ऑप्शन राइट हो गया, यानी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होनी चाहिए उसकी। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है। ये सब जल में रहते हैं, व्हेल भी, शार्क भी, डॉल्फिन और मछली भी। फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है। यानी जो जलीय जीव है वो सांस तो लेते हैं, जैसे हम वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पर जो जलीय जीव है वो भी तो ऑक्सीजन को लेते होंगे, वो जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो लेते हैं। वो किसके द्वारा लेते हैं वो आपको इसमें बताना है। ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। दूसरा है व्हेल और मछली क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। तीसरा है शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। चार है व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा यानी फेफड़े द्वारा, लंग्स के द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आपको पता है मछली तो क्लोम या जो गिल होते हैं, गलफड़े बोलते हैं, उसके द्वारा श्वास लेते हैं। पर जो व्हेल और जो डॉल्फिन होते हैं उसमें गिल या गलफड़े नहीं होते, वो फूफस के द्वारा ही श्वास लेते हैं, लंग्स के द्वारा ही श्वास लेते हैं। ये इनमें क्या होता है, डिफरेंस रहता है। क्या आएगा इसमें, जो व्हेल और जो डॉल्फिन है वो किसके द्वारा श्वास लेते हैं, फूफस के द्वारा श्वास लेते हैं। पर जो मछली रहती है वो क्लोम यानी गिल के द्वारा क्या करती है, श्वास लेती है। तो ये इनमें डिफरेंस है, तो सब जलीय जीव, पर कुछ विभिन्नता हर प्रकार के जीव में पाई जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, डी ऑप्शन राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव आपको करना है। तो मानव में तब जैसे कई प्रकार के तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। ठीक है। कोशिकाएं क्या बनाएगी, अंग बनाती है, अंग से ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है, तंत्र बन गया। यानी ये क्रम चलता रहता है। कोशिका, कोशिका क्या बनाती है, फिर एक अंग बनाती है, अंग क्या बनाता है, एक, ठीक है, अंग बनाती है। अंग के बाद में क्या बनेगा, ऊतक बनेगा, और ऊतक से फिर क्या बनेगा, तंत्र बनेगा। यानी कई सारे ऊतक मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य खाना खाता है, तो खाना जितने उसने उसमें से एनर्जी थी जो लेना था, जैसे वो ले लिया, बाकी कुछ अपशिष्ट तो बचता ही है। जैसे हमारे घर में भी कूड़ा होता है, वैसे मानव खाना खाता है तो उसमें से कुछ अपशिष्ट तो बचेगा। उस अपशिष्ट को निकालने का क्या प्रोसेस है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, कि पहले कहाँ जाएगा फिर कहाँ जाएगा। और इसमें किसके बारे में बताना है हमें, यूरिन के बारे में। जो मूत्र द्वारा क्या है, यूरिन निकाला जाता है, उसका प्रोसेस हमें बताना है कि पहले वो कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो प्रोसेस है इसका निकालने का, पहले आएगा वक्र में यानी किडनी में आता है, फिर कहाँ आता है, मूत्र वाहिनी में, फिर मूत्र वाहिनी से वो मूत्राशय में जाके इकट्ठा होता है, फिर वहां से मूत्र मार्ग द्वारा उसको बाहर निष्कासित किया जाता है। ये इसका क्रम रहता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, सी ऑप्शन राइट रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉलम ए के पदों का कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ हमें प्रजनन प्रणाली यानी किस प्रकार से एक जीव अपने जैसा दूसरा जीव किस प्रकार बनाता है, इसमें किसके बारे में बताना है, पौधों के बारे में बताया कि पौधे से एक दूसरा पौधा किस प्रकार कौन सी प्रजनन प्रणाली द्वारा बनता है। ठीक है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, जनन द्वारा एक अपने जैसा जीव पैदा करता है। ठीक है। और इसमें पौधों के बारे में बताना, तो एक तरफ उनकी प्रजनन प्रणाली दी है, दूसरी तरफ पौधा दिया गया है कि कौन सा पौधा है। पहला है कटिंग, तो कटिंग यानी काट कर कौन सा पौधा दूसरे पौधे का निर्माण, यानी जैसे आपने देखा होगा गुलाब की हम कली को अगर काट के लगा देते हैं, अच्छे से खाद देते हैं, पानी डालते हैं, यानी उसको जो चाहिए वो देते हैं, तो क्या होता है उससे एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। तो कटिंग द्वारा कौन सा होगा, गुलाब या
रोज आ जाएगा। ठीक है। बीजांड निर्माण, बीजांड निर्माण में क्या रहेगा? बीजांड निर्माण में रहेगा आपका फर्न। क्या रहेगा? बीजांड निर्माण द्वारा क्या बनेगा? एक बीजांड बनेगा, फिर उस बीजांड से नया पौधा बनेगा। वो कौन सा होता है? वो फर्न रहेगा। अब है विखंडन। विखंडन यानी एक बड़ा जीव है, वो टूटकर दो भागों में बंट गया और दो जीव अलग अलग हो गए, यानी एक से दो बन गए टूटकर विखंडन द्वारा। तो ये कौन सा रहता है? विखंडन द्वारा कौन सा आ जाएगा हमारा? विखंडन द्वारा आ जाएगा स्पाइरोगोरा। ठीक है, विखंडन द्वारा स्पाइरोगोर। अब है मुकुलन, कि आपने देखा होगा कई पौधों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे उभार से निकले होते हैं, उन उभारों से ये एक नया पौधा बन जाता है। तो वो कौन सा आएगा? मुकुलन द्वारा कौन सा आएगा? मुकुलन द्वारा रहेगा हमारा यीस्ट। कौन सा रहेगा मुकुलन द्वारा? यीस्ट रहेगा, यानी डी का 4 से हमें मिलाना है। पहला कटिंग का मिला है एक से, यानी एक में एक है, एक में एक है सिर्फ, बी नंबर ऑप्शन। कौन से में? बी नंबर। बी को मिलाया 5 से, ठीक है हमारा। सी विखंडन को मिलाया 3 से, सी विखंडन को मिलाया 3 से, और डी को मिलाया 4, यानी बी ऑप्शन राइट है। जिस प्रकार हमने मिलाया उस हिसाब से, तो 8 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, तो हमें देखना है कि उसमें कौन सा पहलू होता है और कौन सा नहीं। कुछ पहलू हमें दिया गया है। पहला, सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था। दूसरा, पदार्थों के अणुओं की संख्या। तीसरा, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। 4 पे दिया है सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। हमें क्या करना है? उपयुक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहेगा। जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो हमने लिया है, जो हमने लिया है, ठीक है, और जो हमें मिला, यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो उसमें क्या समान रहता है वो आपको देखना है। तो भौतिक अवस्था तो समान नहीं रहती, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो वो ही है जिसमें चेंजेज आएंगे। जैसे दूध का दही बना, तो भौतिक अवस्था लिक्विड थी, लिक्विड रही, तो जो ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ गैस बन जाती है, तो गैस तो निकल जाएगी, तो वो कहाँ मिलेगी हमें? तो भौतिक अवस्था में चेंजेज हुआ। पदार्थ के अणुओं की संख्या, यानी जैसे हम अभिक्रिया करवाते हैं Cu, कॉपर की करवाते हैं H2SO4 से। किससे करवाते हैं? H2SO4 से जैसे अभिक्रिया करवाते हैं हम, तो क्या बनेगा? CuSO4 बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। और क्या बनेगा? CuSO4 के साथ में क्या बनेगा? H2 गैस बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई गैस थी नहीं, ये एक धातु थी, ये एक अम्ल था, तो भौतिक अवस्था अलग थी। यहाँ पे ये एक क्या बन गया? धातु ऑक्साइड बोल सकते हैं या लवण बोल सकते हैं, और H2 गैस बन गया, यानी भौतिक अवस्था में चेंजेज आ गया इसमें। अब देखिए, इसमें क्या है? Cu का भी एक ही परमाणु है और यहाँ पे भी एक ही है, तो क्या हुआ? समान है। H2 के दो है, H2 के इधर भी दो, SO4 का एक है, इधर भी एक है, यानी परमाणुओं की संख्या सेम रही है। संख्या सेम रही है तो उनका द्रव्यमान भी सेम रहेगा, क्योंकि O के 4 है, 4 यहाँ पे है, S का एक है, तो यानी द्रव्यमान संख्या भी अभिक्रिया करवाने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद में भी सेम रहेगी। परमाणुओं की संख्या और उनका जो द्रव्यमान है वो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है। अणुओं की संख्या और उनकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। ठीक है। तो कौन सा सही रहेगा इसमें? सी और डी ऑप्शन राइट होंगे। तो सी और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन में। ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 9 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। यानी किसी धातु की क्या करवाई है हमने? अम्ल से अभिक्रिया। जैसे अभी ऊपर ही हमने लिया था CuSO4 को लिया, Cu की क्रिया किससे कराई? अम्ल से, H2SO4।
से करवाई तो क्या बन गया, CuSO4 बन गया, धातु लवण बन गया, और क्या बना इसमें, H2 गैस निकल गई। ठीक है, तो वही बताइए कि कोई गैस निकलती है तो गैस इसमें निकले। इस गैस के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। दूसरा, इसकी गंध तीखी होती है। तीसरे पे क्या, यह पोप की ध्वनि के साथ चलती है। हाँ, तो यही इसमें राइट रहेगा कि जो H2 गैस है उसकी उपस्थिति हमें क्या दर्शाएगी कि उससे H2 गैस अगर निकलेगी तो वो पोप की आवाज करेगी। क्या करेगी, पोप की आवाज करेगी। यानी H2 गैस की उपस्थिति क्या बताएगी हमें, पोप की आवाज से पता चलेगा कि H2 गैस है। ठीक है, तो यही इसमें राइट रहेगा, सी ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एक्स खरीदा। ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें से कौन से गुण होने चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है, उसने खाना बनाने के लिए ईंधन खरीदा, वो ईंधन क्या है, एक्स है। उस ईंधन में क्या गुण होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति को क्या लगे कि ये ईंधन बहुत अच्छा है। तो वो क्या होना चाहिए, सस्ता, तो आपको पता है सस्ता तो होना ही चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और उसकी जो उष्मा है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो खाना जल्दी बन जाएगा। और क्या होगा, जो उसका कैलोरी मान है वो मध्यम होना चाहिए, कैलोरी मान मध्यम होना चाहिए, और उससे किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैस नहीं निकले, यानी उससे वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होनी। ये अच्छे ईंधन की क्वालिटी, यानी कैलोरी मान मध्यम रहना चाहिए, वो ईंधन सस्ता होना चाहिए, उसमें मान उसका ज्यादा होना चाहिए, और जलने यानी वो जलाए ना, सिर्फ उष्मा दे, हीट दे, तो उसका जो ज्वलन ताप है वो भी क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। ये क्वालिटी उसमें होने चाहिए। तो सस्ता होना चाहिए और निम्न ज्वलन ताप, निम्न से तो खाना नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं आएगा। उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप, तो ये भी नहीं आएगा। मध्यम कैलोरी मान और निरावेशी, यानी मध्यम कैलोरी मान और निरावेशी वो होना चाहिए, किसी प्रकार का हानिकारक नहीं होना चाहिए वो, किसी गैस का यानी उससे ऐसी गैसें ना निकले जो वातावरण के लिए या उसके खुद के लिए ही क्या हो, नुकसानदायक हो। मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। निम्न कैलोरी मान और निरावेशी, तो ये भी नहीं आएगा, यानी सी और डी ऑप्शन इसमें राइट है। ऐसा दिया हुआ है सिर्फ डी ऑप्शन, तो ये इसमें राइट रहेगा। एक और हमने क्या बताया, उष्मीय मान क्या होना चाहिए, उसका ज्यादा होना चाहिए, उष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, कैलोरी मान मध्यम होना चाहिए, ज्वलन दाब भी मध्यम होना चाहिए, और निरावेशी होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें डी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अब है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक चुटकी के MnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट अगर हम जल में डालते हैं, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम जल में डालते हैं तो इससे क्या होता है, पहले पानी के उबलने का जो तापमान है वो कम हो जाता है, यानी जल्दी पानी उबल जाएगा। दूसरा है, पानी का पीएच बढ़ जाएगा। दूसरा है, कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती है। तीस चार पे क्या है, जल वाष्पों का संघनन बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन राइट है। वो जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, जैसे मल वगैरह हो गया, घास फूस हो गया, या पानी में किसी ऐसी छोटी मोटी कोई और अशुद्धियां हैं, वो इससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये इसमें राइट रहेगा। घरों में आपने देखा होगा फिटकरी वगैरह डालते हैं तो वो यही रहता है। ठीक है, KMnO4, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। कार्बनिक अशुद्धियां, ठीक है, वो इससे दूर हो जाती है। और कार्बनिक अशुद्धियों में क्या होता है, जैसे मल हो गया, जैविक यानी कोई जीव मर गया है पानी के अंदर, तेल मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है, फल और सब्जियों का जो कचरा है वो है, तो वो इससे क्या हो जाती है, अशुद्धियां दूर हो जाती है पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, KMnO4 से। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का
चयन कीजिए। कथन क्या दिया है? एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। दूसरा कारण क्या दिया? जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। ठीक है। तो विद्युत परिपथ में स्विच लगाया जाता है तो वो कोई विद्युत का स्रोत नहीं होता है। विद्युत का स्रोत नहीं होता, वो सिर्फ विद्युत परिपथ को क्या करता है? पूरा करता है। इससे हम विद्युत धारा को रोक सकते हैं और अगर वो ऑन होगा तो विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा, उससे विद्युत प्रवाह हो जाएगी। अगर वो ऑफ होगा तो विद्युत प्रवाह को वो विच्छेद कर देगा, यानी विद्युत प्रवाह रुक जाएगा। ये काम करता है। तो ये विद्युत का कोई स्रोत नहीं है, तो ये ऑप्शन तो यानी कथन तो गलत है। जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रभाव को रोकता है। तो वायु विच्छेद ने रोककर उसका जो हिस्सा है वो ही रोकेगा। तो यानी कथन और कारण इसमें दोनों ही गलत है। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कथन भी गलत है और कारण भी गलत दिया है, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा 13 में। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उनके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी हल्की और भारी, यानी एक वस्तु हल्की है और एक वस्तु भारी है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या दी हुई है? हमें समान दी हुई है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है? 1/2 mv के रहता है। तो 1/2 कांस्टेंट है, ये दोनों में आएगा, ये भी सेम है। यानी अगर हम एक का m1 ले और इसका वेग है v1 हो जाएगा। एक का वेग जो द्रव्यमान है वो m2 ले और उसका वेग v2 ले। ठीक है, तो ये आएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है तो ये दोनों को खत्म कर देगा। ठीक है। अब m1 और m2 दिया हुआ है, एक हल्की है और एक भारी है। m1 को अगर हम क्या माने? m1 अगर कम माने हम, m2 को क्या माने हम? ज्यादा माने। ठीक है, m2 को ज्यादा माने और m1 को कम माने तो क्यों कैसे संतुलित होगी ये चीज? m1 और v1 क्या है? हल्की वस्तु के हो गए। m2 और v2 है भारी वस्तु के। कैसे संतुलित? m1 क्या है? कम है और m2 ज्यादा है। हमें संतुलन करने के लिए जो v1 है वो ज्यादा करना पड़ेगा और v2 को कम करना पड़ेगा। आप सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। आप दो पत्थर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा। ठीक है, अगर आप छोटे पत्थर को फेंकोगे तो क्या होगा? वो ज्यादा वेग से ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी तेज फेंका जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक भारी पत्थर लेते हैं उसको फेंकते हैं तो वो कम दूर जाएगा, यानी उसका जो वेग है वो कम रहेगा। ठीक है, तो वही है, हल्की वस्तु का जो वेग रहेगा वो ज्यादा रहेगा, भारी वस्तु का वेग कम रहेगा। भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक होता है, तो ये नहीं। दूसरा है दोनों एक समान होंगे, ये भी नहीं। भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम होगा, ये रहेगा इसमें। ठीक, यानी 14 में क्या रहेगा? सी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम रहेगा। सी ऑप्शन राइट होगा 14 में। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? भूपट्टी के भीतर एक का वह स्थान कौन सा है जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं? अब भूपट्टी क्या होगी? यानी जो परत है पृथ्वी की सतह, इसके अंदर जो प्लेटें हैं उनमें क्या होता है? टकराव होता है, तभी तो भूकंप आते हैं। तो भूकंप इसमें पूछा है भूपट्टी के अंदर, यानी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसमें जो भूकंप अंदर की तरफ है, कहाँ पे आया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। और इसी अधिकेंद्र के ऊपर यानी पृथ्वी की सतह पर जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा महसूस होता है उसे भूकंप का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भूकंप का केंद्र। अधिकेंद्र हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जहां भूकंप सबसे पहले, यानी जहां पर क्या है, जो प्लेटें हैं वो टकराई है। और पृथ्वी की सतह पर वो कहाँ पर महसूस हुआ? केंद्र। ये क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा हमारा। और नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा? वो होगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर होगा वो हमारा। वो आपको इसमें बताना, तो कौन सा हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा।
ठीक है। और भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबित करने के लिए, यानी चुंबक का जो गुण है चुंबक सब का, उसको खत्म करने का सुझाव मांगा। तो बच्चों ने क्या कहा? पहला कहा चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ, दूसरा चुंबक को दो टुकड़े कर दो, तीसरा चुंबक को गर्म करो, चार पे दिया चुंबक को जल में फेंको, पांच पे दिया चुंबक को हथौड़े से पीटो। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक है, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ से निकल के चुंबकीय बल रेखाएं साउथ की तरफ जाती है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चुंबक के गुण होते हैं। तो इन्हीं गुणों को नष्ट करना है हमें, तो इसके लिए चुंबक को पीटते हैं हम बार बार, तब चुंबकत्व नष्ट होता है। और जमीन पर गिराएंगे बार बार, तब चुंबकत्व नष्ट होगा। और चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे तो उसके ध्रुव वापस बन जाएंगे और उसमें चुंबकत्व गुण वापस आ जाएगा, खत्म नहीं होगा। जल में भी ऐसा ही रहेगा। तो क्या अगर चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और जमीन पर गिराने से, ए ठीक रहेगा, सी ठीक रहेगा और ई ठीक रहेगा। यानी सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। दूसरा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तीसरा, स्थैतिक घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है। तो घर्षण जब दो सतह आपस में टकराती है, उस पे जो घर्षण होता है वो घर्षण होगा। अब लोटनी घर्षण क्या होगा? जब कोई सतह पर कोई वस्तु ऐसे रोल करती है और आगे चलती है, तो वो है लोटनी घर्षण। वो क्या है? लोटनी घर्षण है। एक, किसी सतह पर कोई वस्तु फिसलती है, वो है सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या रहेगा? स्थैतिक घर्षण में किसी स्थिर वस्तु को गति देने के लिए उस पे बल लगाएंगे, तब जो घर्षण होगा वो स्थैतिक घर्षण रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे कम जो घर्षण है वो लोटने की, तभी तो गाड़ियों के जो पहिए हैं वो क्या बनाए जाते हैं? सर्कल में बनाया जाता, ताकि घर्षण कम से कम हो और गाड़ी अच्छे से चल पाए। तो लोटनी घर्षण सबसे कम रहता है। क्या रहता है? लोटनी घर्षण सबसे कम रहता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो सत्य नहीं बताना है तो यही बात है, लोटनी घर्षण सबसे कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है? सर्पी घर्षण, फिर आता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है। लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक, ये क्रम चलता है। तो लोटनी घर्षण अधिक तो नहीं होता सर्पी घर्षण से। दूसरा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तीसरा, ये बात सही है और हमें सही नहीं बतानी है। तीसरा, स्थैतिक घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, ये बात भी ठीक है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, ये बात भी ठीक है। और हमें बताना है जो सही नहीं है। तो पहला इसमें जो ऐसा है जो सही नहीं है, क्योंकि लोटनी घर्षण सबसे कम रहता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट होगा 17। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमें? क्या है 18 नंबर क्वेश्चन? किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस जो किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? मिलाता है। जैसे यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है और यहाँ पर जाके मिलेगी, वो है उत्तल लेंस। इसके अपोजिट होता है एक अवतल लेंस, जो क्या होता है? सूर्य से आने वाली किरणों को बिखेरता है, ठीक है। ऐसे ये दो लेंस हो गए। तो उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा अगर उसको उच्च अपवर्तनांक के दरों में डाला जाएगा? तो इसके जो गुण है कि ये क्या है? सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है, वो चेंज हो जाएगा, ये फैलाने लग जाएगा। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति यानी अपसारी लेंस की भांति कार्य करने लग जाएगा। किसकी भांति कार्य करेगा? अपसारी लेंस की भांति, यानी पहला ऑप्शन राइट होगा 18। 19 नंबर क्वेश्चन क्या? ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है
जिसके कारण समान तारतम्य और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है। तारतम्य यानी वो ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है, पतली मतलब बोलते हैं, और तीव्र कितनी तेज हमें वो सुनाई दे रही है। इसमें विभेदन हम कौन से प्रकार से कर सकते हैं? क्या वो तीव्रता है, क्या वो गुणता है, तीक्ष्णता है, या आयाम है? तो वो उनका गुण क्या होता है, वो उसका गुण के आधार पर हम विभेदन कर सकते हैं, जिसे हम लय भी बोल सकते हैं कि इस जो ये ध्वनि है इसमें कितना लय है, कितना नहीं है, ये कितनी सुनने में अच्छी लग रही है, कितनी सुनने में हमें खराब लग रही है। ठीक है, तो वो उसकी गुणता होती है। तो 19 में बी ऑप्शन राइट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 20 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या? रेफ्रिजरेटर के पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। दूसरा है, अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं। यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी जो पाइप है उस पे काला रंग किया जाता है, क्योंकि काला रंग सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है उष्मा का। ठीक है, तो काला जो रंग किया जाता है वो रेफ्रिजरेटर की पाइपों पे क्यों किया जाता है? क्यों? वो अच्छा अवशोषक होता है। तो अच्छे अवशोषक अच्छे विकारक होते हैं। यानी कथन और कारण दोनों ही इसमें सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो 20 में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय उष्मायन तापमान के शिक्षण में अन्वेक्षण अधिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम बताना है हमें, कि पहले क्या करवाना चाहिए हमें बच्चों को। क्रम क्या दिया? विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में उष्मा के प्रभाव की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने को कहें। दूसरे, विद्यार्थियों को यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल के भरे एक पात्र को ठंडे जल से भरे पात्र के भीतर रखेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा तापमान में संबंध की व्याख्या करने को कहेंगे। यानी सबसे पहले हम प्रयोग ही तो करवाएंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ क्या कैसी दिशा रही, कहाँ किसकी तरफ ऊष्मा गई, किसकी तरफ ऊष्मा आई। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि तापमान और ऊष्मा में क्या संबंध रहा। कि पहला क्या करेंगे, जब वे गर्म जल के भरे, गर्म जल यानी ऊष्मा तापमान उच्च है, ठंडे में रखेंगे उसका तापमान और ऊष्मा निम्न है, तो क्या होगा, वो उच्च से निम्न की तरफ जाएगा, उच्च से निम्न की तरफ जाएगा जब तक दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रयोग करेंगे, फिर वो बच्चे दिशा देखेंगे कैसे हुआ। ठीक है, पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, पहले बी, फिर क्या आएगा, विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा तापमान के संबंध को बताएंगे कि किस प्रकार इनका संबंध रहता है। फिर आएगा ए, यानी बी सी ए, ये हमारा क्रम रहेगा बच्चे। जब इस प्रयोग को करेंगे तो पहले वो प्रयोग करेंगे, फिर संबंध देखेंगे कि तापमान और ऊष्मा क्या होते हैं, एक दूसरे से समानुपाती, बोलते समानुपाती रहेंगे। और फिर उनकी दिशा देखी जाएगी कि किस तरफ बढ़ा, जैसे ये उच्च से निम्न की तरफ है, ये इनकी दिशा हो गई। तापमान ऊष्मा और तापमान दोनों समानुपाती रहेंगे, क्योंकि जहां ऊष्मा ज्यादा है वहां तापमान उच्च होगा। तो क्या क्रम रहेगा, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, 21 में क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। यानी 4 काम दिए गए हैं शिक्षक द्वारा की जाए, उसमें एक काम ऐसा है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, वो आपको बताना है। छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी रटने वाली प्रकृति अपनानी। दूसरा, पूछ के मोड विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। तीसरा, बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना। चार, छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो ये भी ठीक है, पूछताछ करना और खोज करना, ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी जहां बच्चों को हेल्प की जरूरत है, टीचर को उनकी हेल्प मार्गदर्शन करना चाहिए, ये भी ठीक है। छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी ये तीनों काम तो शिक्षक को करने चाहिए। पर जो ए ऑप्शन दिया गया है कि रटाना नहीं है हमें बच्चे को,
जितना ज्यादा हो सके उस बच्चे को उससे के अनुभव करवाने हैं, यानी बच्चे को क्रिया करवा के सिखाना है हमें। 22 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। 23 क्या दिया हुआ है? एक जांच आधारित कक्षा 7 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है, में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा, वो आपको इसमें बताना है। छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु से दर्पण तक और दर्पण से अवलोकनकर्ता तक प्रकाश के पथ को दर्शाया गया। छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। तीसरा है, परावर्तन के नियमों की परिभाषा और व्याख्या शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। 4 है, शिक्षण किरण आरेखों को बनाने की प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं। कौन सा इसमें सही रहेगा वो आपको बताना है। इसमें क्या रहेगा कि पहले कौन सा आएगा वो आपको बताना है, कि जब हम वस्तु यानी बिंब को रखेंगे तभी तो हमें प्रतिबिंब बनेगा, बच्चे तभी तो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले ये आएगा। फिर क्या करेंगे? वो किरण आरेख बनाएंगे। क्या करेंगे? फिर वो किरण आरेख बनाएंगे। फिर इन किरण आरेखों को बनाने की प्रक्रिया का निर्देशन शिक्षक देखेगा कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर परावर्तन और उसकी नियम है उसकी परिभाषा शिक्षक द्वारा दी जाएगी। ऐसा क्रम चलेगा। तो सबसे पहला क्या आएगा कि बिंब और प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे बच्चे कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और वो सबसे पहले रहेगा। तो 23 में बी ऑप्शन राइट रहेगा। 24 क्या दिया हुआ है? विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझाने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण होगा वो आपको इसमें बताना है। पहला है ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। दूसरा है अपव्यय व्यवहारों की पहचान करना। तीसरा है उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। 4 है जागरूकता अभियान जैसे उपचारात्मक तरीके अपनाना। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे कि कहाँ ऊर्जा का सही उपयोग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। वो आंकड़े ही तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। फिर उनमें से देखेंगे कौन सा सही तरीका है और कौन सा नहीं है। फिर हम कुछ कदम उठाएंगे कि कैसे हम इस चीज को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर कुछ अभियान चलाएंगे कि इन तरीकों से इसका किया जा सकता है। ठीक है। तो पहले क्या आएगा? ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। 24 में फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। 25 क्या दिया है? बीजों के अंकुरण आधारित एक अनुसंधानात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। यदि हम जल की मात्रा दुगनी कर दें तो वे कितने बढ़ेंगे? दूसरा क्या है? प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कौशल इन प्रश्नों द्वारा विकसित हो रही हैं? यानी हम जल की मात्रा को दुगनी कर देंगे तो क्या पौधा ज्यादा बढ़ेगा? पौधे को जितनी जल की जरूरत है उतना ही तो वो लेगा, चाहे वो आप ज्यादा डालो या कम डालो। जितना पौधे की जरूरत है वो उसी हिसाब से उसको अवशोषित करेगा। प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं? क्वेश्चन पूछे, कितने कौशल का विकास हो रहा है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पहला चर नियंत्रण एवं अवलोकन, दूसरा वर्गीकरण एवं अवलोकन, तीसरा निष्कर्ष निकालना और परिकल्पना, 4 है अवलोकन तथा वर्गीकरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो इसमें क्या है कि चर नियंत्रण की वो कितने बढ़ेंगे हमें नहीं पता है। प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ते हैं, यानी एक समीकरण बनेंगी तो उसमें किसी का मान निकाला जाएगा और बच्चे उस चीज को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन राइट रहेगा 25। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है। कथन क्या है? शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते।
दूसरा, विज्ञान एक अमूर्त विषय जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर संबंध नहीं है। तो इसमें क्या है, दोनों ही गलत लग रहे हैं कि शिक्षक को ऐसा जानकर नहीं पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को कुछ नहीं आता, सब मुझे ही करवाना है। ऐसा सोचना चाहिए कि बच्चे को कुछ, वो पूछेगा कि बच्चे को कितना पता है, फिर उसी हिसाब से वो आगे करवाए। विज्ञान एक अमूर्त विषय, यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसको हम नहीं जानते। जानी हुई चीजों से अनजाने की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं का कोई स्पष्ट अंतर संबंध नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, राइट रहेगा 26 में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्न का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। यानी कुछ पूछा है टीचर ने, वो किस में मदद करेगा, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला है आलोचनात्मक अनुचिंतन में, दूसरा है संवाद बनाने में, तीसरा है परीक्षण करने में, चार है परिकल्पना में। परिकल्पना तो हम सब करेंगे जब हम अनुमान लगाएंगे, परीक्षण भी नहीं हो रहा, या तो इसमें संवाद आएगा या आलोचना आएगी। तो क्या है, क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं। तो क्या होगा, बच्चा इसमें सोचेगा, आलोचना करेगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो पहला ही ऑप्शन राइट रहेगा 27। 28 क्या दिया, शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना है यह बताए बिना चक्रवात के विषय परिचय दिया। ठीक है, यानी टीचर ने बताया नहीं, पहले ही चक्रवात को पढ़ा दिया। क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना। क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना है। शिक्षक का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, पहला है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की जांच करना, दूसरा है कक्षा का सतर्क जानना, तीसरा है विषय को प्रासंगिक बनाना, चार कक्षा की एक रास्ता दूर करना। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 28 में हमारा। तो 20 विषय को प्रासंगिक बनाना, यानी बच्चे उस चीज में रुचि ले। टीचर ने बताया नहीं कि क्या पढ़ाना है, उसने शुरू कर दिया और फिर उसने कहा कि क्या आपने ये सुना है, क्या आपने ये देखा है। तो क्या बनाना चाह रहा है, वो विषय को उस चीज क्षेत्र में लाना चाह रहा है कि वो क्या पढ़ाएगा आज। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा 28 में। 29 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक है। पहली है खुली सोच, दूसरी है संशयता, तीसरी आत्मनिष्ठा, चार है विश्वास। तो 29 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको बताना है। सी ऑप्शन क्या है, ए और बी, यानी खुली सोच तो रखनी है और संशयता भी होनी चाहिए, यानी ए और बी दोनों ही इसमें आवश्यक घटक है, स्वाभाविक। सी ऑप्शन राइट रहेगा 29। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? सही वाक्य का चयन करना है। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, विज्ञान एक प्रक्रिया है उत्पाद नहीं। तीसरा है विज्ञान में प्रयोग सब कुछ है। चार है विज्ञान, सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास कर सकता है। तो 30 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? विज्ञान तर्क और कल्पनाओं को एक मिश्रण है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। तो विज्ञान में उत्पाद भी मिलते हैं, प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं, तो ये बात तो गलत। विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ नहीं है, विज्ञान में कुछ हमें अनुभव भी करने होते हैं, प्रयोग भी करने होते हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई भी करना होता है, सब कुछ। सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में सिर्फ विज्ञान ही नहीं, विज्ञान के साथ और भी बहुत कुछ है जो विद्यार्थियों में मूल्य का विकास कर सकता है, यानी पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो सही है। 30 में फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।